अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उसमें एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, जो आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, जो मैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर बात करूं, तो जो आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं एक्सरसाइज के, वो 11.1, 11.2, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8 एंड 11.11 हैं। ये आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज से स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो हम 1 बाय 1 करते हैं सबको। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर अगर हम पढ़ें, क्योंकि चैप्टर भी हम कर रहे हैं साथ साथ थॉरोली, तो उससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी हम साथ साथ करते जाते हैं। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में 11.1 में पूछा गया है, why the average velocity of the molecule in gas container is zero but the average of the square of velocities is not zero। यानी अगर आप velocities का एवरेज लें तो वो ज़ीरो तो आता है, लेकिन उसकी velocities का स्क्वायर करके वो उसका एवरेज लिया जाए तो वो स्क्वायर, वो जो है वो ज़ीरो नहीं आता। तो वो क्यों? आपको पता है कि एक गैस कंटेनर है, उसमें आपकी रैंडम मोशन होती है। अगर रैंडम मोशन होती है तो इट मीन्स एक लेफ़्ट को जा रहा है, दूसरा राइट को जा रहा है, एक अप जा रहा है तो एक डाउन जा रहा है। ये रैंडम मोशन ऐसी होती है, रैंडम मोशन होती है। अगर रैंडम मोशन होती है तो जो आपका जा रहा हो राइट साइड पर, उसको हम लेंगे पॉजिटिव, और जो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो उसको हम नेगेटिव लेंगे, यानी डायरेक्शन का। तो अगर उसकी वेलोसिटीज़ का सम लिया जाए, मीन या एवरेज कहते हैं उसको, ऐसे शो करते हैं वेलोसिटीज़ का एवरेज। एवरेज और मीन एक ही होता है। तो जो जा रहा है एक साइड को, फॉर एग्जांपल इस साइड पर, उसको मैं अगर पॉजिटिव वेलोसिटी कंसीडर करता हूँ तो उसको मैं वैसे वी से रिप्रेजेंट करूँगा, और जो उसके ऑपोजिट जा रहा होगा उसको मैं नेगेटिव कंसीडर करूँगा ऐसे। और इन दोनों वेलोसिटीज़ का अगर एवरेज लें तो वो दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 अगर आपके नंबर्स हों 40 एंड 50, उनका एवरेज लेना हो तो कैसे लेते हैं? दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये एवरेज आ जाता है। तो ये देखें, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों ज़ीरो होकर आंसर आपका क्या आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं द मीन और एवरेज ऑफ दी वेलोसिटीज़ इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। वो ये आ गया आपका ज़ीरो। लेकिन अगर आप इनकी वेलोसिटीज़ का स्क्वायर लेकर सम करें तो फिर वो ज़ीरो नहीं आती। वो कैसे? ये देखें, आप कह सकते हैं एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, कि आपकी जो नेगेटिव वेलोसिटी होगी जब इसका स्क्वायर लिया जाएगा तो वो भी, उसको भी क्या कर देगी? वो पॉजिटिव कर देगी। तो ये मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वी स्क्वायर एवरेज। इसका तो ये पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन जब आप नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आपका इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। यानी वो नेगेटिव वैल्यू को, नेगेटिव वेलोसिटी को भी पॉजिटिव कर देगा, तो जिसकी वजह से आपका द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा आपका। ये आपका था क्वेश्चन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 में आपसे क्या कहा गया? वाई डज द प्रेशर ऑफ द गैस इन द कार टायर इंक्रीज व्हेन इट इज़ ड्रीवन थ्रू सम डिस्टेंस। कि अगर हम कार को कुछ डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करवाते हैं तो उसका, उस कार के अंदर, टायर के अंदर जो हवा का प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। वो कैसे? आपका ये बेसिकली ये प्रैक्टिकल भी है। जब आप हवा भराने जाते हैं किसी गाड़ी के अंदर, टायर के अंदर, तो उसमें वो प्रेशर थोड़ा एक्सट्रीम लेवल से थोड़ा सा कम ही रखता है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है कि टायर ब्रस्ट हो सकता है। वो किस वजह से होता है? वो बेसिकली जब गाड़ी चलती है तो रोड और टायर के दरमियान होती है फ्रिक्शन। बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कौन सा होती है चीज़? वो फ्रिक्शन होती है जो रोड और टायर के दरमियान होती है। अब ये जो हीट है, ये फ्रिक्शन है, ये आपकी हीट की फॉर्म में, ये फ्रिक्शन जो है वो हीट की फॉर्म में शो होती है। ये हीट जो है वो टायर ने अब्जॉर्व करनी है, और टायर के अंदर है गैस जो आपने ट्यूब में भरी हुई है। वो गैस मॉलिक्यूल जो है वो अब्जॉर्व करेंगे, और जब गैस मॉलिक्यूल अब्जॉर्व कर लेंगे वो एनर्जी, वो हीट, तो उनकी वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी? वो बढ़ जाएगी।
वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर जाएगी तो होगा क्या, आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू काइनेटिक एनर्जी। ये एक्सप्रेशन आपका आया था प्रेशर ऑफ गैस के केस में, फर्स्ट टॉपिक में। तो आपने कहा जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इट मीन्स प्रेशर बढ़ गया, और जब प्रेशर बढ़ गया तो टायर के ब्रस्ट होने के चांसेस होते हैं इस वजह से। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं 11.5 के ऊपर। 11.5 में आपसे क्या कहा गया? 11.5 में कहा गया द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी वो कह रहा है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को कहते हैं सीपी। वो कहता है इज़ ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी हमेशा ज़्यादा होता है सीवी से। शॉर्ट फॉर्म में पूरे क्वेश्चन को आप ऐसे लिख सकते हैं। वाई, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है आपसे पूछा गया। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप गैस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट यानी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट देते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट देते हैं, तो वो होता क्या है, वो कुछ हीट जो आपका कुछ पार्ट है वो तो यूज़ हो जाता है किस काम में, वर्क डन करवाने में, पिस्टन को ऊपर मूव करवाने के लिए, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट मूवमेंट ऑफ पिस्टन को मूव करवाने में। और दूसरी जो हीट रह जाती है बाकी, वो किस लिए यूज़ होती है, वो बेसिकली टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में यूज़ हो जाती है। इंक्रीज़ दी टेम्परेचर, आप कैसा टेम्परेचर को कितना, 1 केल्विन। ये दो तरह के कामों में यूज़ हो जाती है। लेकिन आपका जब आप करते हैं, एक मिनट, ये हुआ कि जब आपने कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट दी है तो सारी की सारी जो हीट है वो दो कामों में यूज़ हुई, वर्क डन अगेंस्ट मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, एंड जो आपकी सेकंड जो रह गई रिमेनिंग हीट, वो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन, उसने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ कर दी। लेकिन जब आप, ये केस है सीपी के केस में, सीपी के केस में, लेकिन सीवी के केस में क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, यानी जब गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन क्या होता है, तब आपकी सारी की सारी जो हीट है वो यूज़ किस में हो जाती है, इंक्रीज टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। सारी की सारी हीट जो है वो आपकी सिर्फ टेम्परेचर को रेज करने में बढ़ जाती, यूज़ हो जाती है। लेकिन इधर दो काम करवाए जा रहे हैं, इधर सिर्फ सिंगल काम करवाया जा रहा है। इसीलिए आप कह देते हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो फिर ज़्यादा हो जाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। ये आपने प्रूव भी किया था, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, उसमें ये लास्ट पे आपने रिलेशन ड्राइव किया था। अब चलते हैं 11.6 के ऊपर। 11.6 में आपसे क्या कहा जा रहा है, 11.6 में give an example of the process in which no heat is transferred to or from the system but the system temperature of the system change। कह रहे हैं ना आपकी हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो, ना किसी सिस्टम में एंटर की जा रही हो, ना बाहर निकाली जा रही हो, तो किसी ऐसे सिस्टम की एग्जांपल दें और सिस्टम का टेम्परेचर भी चेंज हो जाए, तो ये कोई ऐसा प्रोसेस है। तो ये आपने पढ़ा था, कौन सा प्रोसेस पढ़ा था आपने, एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर
ना हीट सिस्टम के अंदर एंटर की जाती हैं, ना हीट सिस्टम को से बाहर निकाली जाती है। तो आपका होता क्या, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और इस लॉ के अकॉर्डिंगली जब उसने कह दिया एडियाबैटिक प्रोसेस में ऐसा होगा, तो इट मीन्स Q ज़ीरो होता है। इसमें ना हीट सिस्टम से में एंटर की जाती है, ना सिस्टम से बाहर निकाली जाती है, Q ज़ीरो। तो Q ज़ीरो इधर पुट करें तो ये आ गया डेल यू प्लस डब्ल्यू। जब डेल यू प्लस डब्ल्यू आ गया, अब अगर आप डेल यू को, इस ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये वर्क डन है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल यू आ गया। इस इक्वेशन को याद रखें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं। और अगर आप डब्ल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। और ये जो इक्वेशन आती है इसको कहते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसको एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। तो ये दो इक्वेशंस थी। अब इनकी एग्जांपल्स आपने एडियाबैटिक प्रोसेस जब आपने पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि ये आपकी जो क्लाउड फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद रैपिड एक्सकेप ऑफ द एयर फ्रॉम द टायर, ये सारी इसकी एग्जांपल्स में आ जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। ये दो आपने ऐसे लिखते नहीं हैं। ये इक्वेशन शो क्या करती हैं, ये दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन बता रही हैं। वर्क, इसे मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं, और ये आपका क्या, ये आपकी इंटरनल एनर्जी है। यानी ये इक्वेशन शो करती है रिलेशन, एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो मैकेनिकल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के दरमियान रिलेशन बताती है। आगे चलते हैं 11.7। 11.7 में क्या कह रहा है, इज़ इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। जब आप क्वेश्चन पढ़ें ना तो इसको आपने करना क्या है कि क्वेश्चन में किन किन चीज़ों के बारे में बात की गई है। उसने कहा है कि आप इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इंटरनल एनर्जी को डेल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को या मैकेनिकल वर्क को आप डब्ल्यू कह सकते हैं। यानी क्या हम यू से यू को डब्ल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं? अगर कोई ऐसा प्रोसेस है, तो ऐसा पॉसिबल है, तो वो कोई एग्जांपल दे दें। तो ये अभी आपने ऊपर पढ़ा है, अभी आपने डिस्कस किया है कि ये किस में हुआ है, तो आपका क्या ये पॉसिबल है या नहीं, सबसे पहले तो ये आंसर आपने करना होगा। तो आपने अभी ऊपर देखा कि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपका ये पॉसिबल हुआ है, तो सबसे पहले आप कहेंगे यस इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ये कन्वर्ट करना पॉसिबल है। तो इसकी एग्जांपल क्या होगी, आप कहेंगे जब आपकी गैस जो है वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रही हो, एडियाबैटिकली एक्सपैंड करे, तब आपका क्या होता है, सारी की सारी जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ऐसा आपने एडियाबैटिक प्रोसेस में देखा है कि W इज इक्वल टू डेल यू के इक्वल आया है। वो नेगेटिव साइन शो करता है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन है या एडियाबैटिक कंप्रेशन है, लेकिन हो जाती है। तो आपने येस में आंसर कर दिया और ये एग्जांपल लिख दी। अब एग्जांपल क्या आपने बतानी है कि जो आपकी लिक्विफिकेशन होती है गैसेस की, गैसेस को जो लिक्विफाई किया जाता है वो इसी एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस से ही किया जाता है। लिक्विफाइड जो किया जाता है वो गैसेस को, वो इसी लिक्विफाइड वो इसी प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है। तो ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। आगे चलते हैं 11.8 के ऊपर। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11.8 में क्या कहता है, इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन डैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या कोई ऐसा पॉसिबल है कि हम ऐसा कोई हीट इंजन बना लें कि कोई जो हीट बाहर निकाले ही ना सिस्टम में? तो सबसे पहले याद रखें कि आपने इसका आंसर हमेशा येस नो में पहले करना है।
रीज़न आगे बाद में, तो आपने कहना नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विच एक्सपेल नो हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। रीज़न आगे क्या देनी है कि आपने कहना है इसकी रीज़न ये है कि ये आपका जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये उसकी वायलेशन है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की वायलेशन है। वो कैसे? क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा था, इज इट नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर विदाउट लिविंग एनी चेंज इन द वर्किंग सब्सटेंस। मैं इसकी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कभी आपने कोई ऐसा इंजन देखा है जो धुआं बाहर ना निकाल रहा हो, यानी वो कुछ एक्सपेल ना कर रहा हो एक एटमॉस्फेयर में? बाइक चलती है ना तो सिलेंसर से पीछे उसका धुआं निकलता है, गाड़ी चलती है ना तो वो पीछे उसका सिलेंसर से स्मोक बाहर आ रहा होता है। अगर आप उस सुराख को जहाँ से वो एक्सपेल कर रहा है हीट को एटमॉस्फेयर में, वो बंद कर दें, तो वो आपकी गाड़ी या आपका बाइक आपकी वो स्टार्ट ही नहीं होगी। ये आप प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख सकते हैं कि आपकी जब तक वो हीट को बाहर नहीं निकालेगा तब तक वो इंजन वर्क नहीं करेगा, वो चलेगा ही नहीं। यानी ये आपकी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने भी जो बात कही वो सही साबित हो गई। और अभी तक कोई ऐसा हीट इंजन बनाया ही नहीं जा सकता जो एटमॉस्फेयर में कोई चीज़ बाहर निकाले ही ना। तो आपने नो और आगे रीज़न आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इधर वो दे देनी है। आगे आपका जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो 11.11 है। 11.11 में आपसे क्या कह रहा है उसको आपने पढ़ना है। तो 11.11 में आपसे कहा जा रहा है, कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट एनर्जी, इफ सो गिव एन एग्जांपल। क्या अब मैंने जैसे आपको क्वेश्चन बताया, इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन में कहा गया किन बातों के बारे में, चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया, वो उनके आपने लिख लेने हैं। वो कह रहा है क्या मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको पहले बताया था W से रिप्रेजेंट करनी है, बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी। क्या W को डायरेक्टली मैं क्या Q में कम्प्लीटली कन्वर्ट कर सकता हूँ? अगर कर सकता हूँ तो इसकी एग्जांपल दें। तो आपने सबसे पहले हमेशा यस और नो में आंसर करना है। तो आपने इसका आंसर कहना है यस, इट इज़ पॉसिबल टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी कम्प्लीटली इनटू द हीट एनर्जी। में कन्वर्ट करना पॉसिबल है, मैं मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता हूँ। वर्क इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वर्क की जगह एनर्जी आप इसको लिख सकते हैं, तो वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बताया किसने? ये आपको बताया था कि जब आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसके अंदर आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो ज़ीरो होती है। यानी आप कह सकते हैं व्हेन द गैस इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड, जब आप आइसोथर्मली उसको कंप्रेस करते हैं गैस को, तब आपका ये प्रोसेस होता है, तब आपका ये प्रोसेस होता है। क्योंकि इसमें आपका क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल यू वो ज़ीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली जब आपका वो ज़ीरो, तो Q इज़ इक्वल टू W आ जाएगा। तो इट मीन्स सारे के सारे मैकेनिकल जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। तो आपने इसका ऐसे आंसर करना है। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।